हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लाया हूं जो कि है गामा किरणों पर। गामा किरणों से संबंधित हर एक प्रकार की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, वो सभी के सभी आपको इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं गामा किरणों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वैसे गामा किरणें होती क्या हैं, ये कैसे बनती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है और इनका उपयोग कहाँ होता है, कितनी हानिकारक होती हैं। लेकिन फिर भी से मैं आपको गामा किरणों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गामा किरणों से। गामा किरणें सबसे पहले देख लेते हैं। ये सारे सवाल हैं आपके कि गामा किरणों का निर्माण कहाँ होता है, इसमें कितनी ऊर्जा होती है, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, जो कि कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है, और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इसमें आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, गामा किरणें कितनी हानिकारक होती है और किस हद तक ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसके बाद इसका उपयोग भी होता है, तो कहाँ इसका उपयोग होता है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब। क्या होती है गामा किरणें? गामा किरणें जो होती है, मैं आपको बता दूं, सबसे उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। ये किरणों का निर्माण कैसे होता है? तो जब सूर्य से निकलने वाले फोटॉन कण का टकराव किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तब क्या निर्माण होता है? तब गामा किरणों का निर्माण होता है। गामा किरणें फोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर गामा किरणों का निर्माण करती हैं। गामा किरणों में क्या होता है? बहुत ही अधिक मात्रा में उच्च ऊर्जा होती है, इनमें बहुत अधिक उच्च ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के कारण ही, और ये साथ में ये किरणें जो होती हैं अदृश्य होती हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अर्थात की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, 7 प्रकार की जो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक होती है सबसे पहली जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वो होती है आपकी गामा किरण। फिर दूसरी होती है आपकी एक्स किरण। फिर तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट किरण, और चौथी होती है दृश्य किरण। उसके बाद आपकी होती है अल्ट्रारेड किरण। उसके बाद होती है माइक्रोवेव, तथा अंतिम जो होती है रेडियो तरंग होती है, रेडियो वेव्स भी आप कह सकते हैं इसे, जो कि सबसे कम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। आपको एक बात और याद रखनी होगी, जिस भी तरंग की आवृत्ति अगर उच्च है तो उसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। जिस भी तरंग का तरंग दैर्घ्य उच्च है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो जस्ट गामा किरण और रेडियो वेव्स एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है रेडियो तरंगों की, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। अब आइए देखते हैं आवृत्ति कितनी होती है। इसमें आवृत्ति होती है आपकी 3 × 10⁻18 से लेकर 3 × 10⁻22। वैसे 3 × 10⁻19 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको 10⁻19, 20, 18 से लेकर 22 के बीच में मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी तरंग है। तो वो आपकी है गामा तरंग। तो गामा तरंग की इतनी अधिक मात्रा में आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो गामा किरण होती है इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻22 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह तरंग जो है, इसका मतलब यह हुआ कि यह तरंग 1 सेकंड में 3 × 10⁻22 बार फ्लक्चुएट करती है। जितनी संख्या, जितनी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि 10⁻22 कितना होता है, वो 1 सेकंड में इतनी बार फ्लक्चुएट कर जाती है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस कारण से उसकी जो ऊर्जा होती है बहुत ही अधिक उच्च होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी उच्च होती है। तो आपकी जो गामा किरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻−12 होती है, अर्थात 10⁻−12, हाँ 10⁻−12 मीटर हो गई। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, जबकि तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है। तो 10⁻−12 मीटर जो है आपकी इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, अर्थात इतनी कम मात्रा में इसकी तरंग दैर्घ्य, इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य होती है। आवेश और द्रव्यमान की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो गामा किरणों में कितना आवेश और कितना द्रव्यमान होता है? तो मैं बता दूं, इसमें द्रव्यमान और आवेश शून्य होता है। यह आवेश रहित कण होता है, साथ में इसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। यह आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं
ये कभी भी आपको पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो कई बार आपको एग्जाम टाइम पर भूल जाएगा या फिर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना होगा, इसमें आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है, इसमें आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है। अगर बात की जाती है कि ये कितनी हानिकारक होती है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है गामा किरण। ये इतनी हानिकारक होती है, इतनी हानिकारक होती है, अगर आप लगातार गामा किरणों के संपर्क में रहते हैं तो यह आपके सेल्स, टिश्यू और बोन को पेनिट्रेट करते हुए आपके डीएनए में घुस जाएगी, और डीएनए में घुस के आपका जो डीएनए होता है उसको परिवर्तित कर देगी। और परिवर्तित करने के बाद जब भी आप इसके संपर्क से हटोगे, जब भी आप इससे दूर जाओगे, आपका डीएनए जो है पुनः उसको रिकवर करने के जब प्रयास करेगा तो क्या होगा, आपके जो जीन्स में म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात कि जीन्स में क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, अचानक से सेल डिवीजन होने लगेगा, और सेल डिवीजन को आप जानते हैं कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये इतनी खतरनाक होती है, कैंसर का कारण बन सकती है। और साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि गामा किरणें इतनी खतरनाक होती है कि मान के चलिए 20 सेंटीमीटर की जो मोटी लोहे की अगर प्लेट आप लेते हैं, इतनी मोटी प्लेट, इतनी मोटी अगर प्लेट लेते हैं तो वो उसको भी आसानी से भेद सकती है, इतनी खतरनाक ये गामा किरण होती है। उसके बाद उपयोग में अगर बात की जाती है तो उपयोग क्या किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है बिना सर्जरी वाला जो कैंसर के उपचार होता है वहां पर अगर प्रयोग किया जाता है, जो कि म्यूटेशन के आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एक ये हो जाता है। उसके बाद जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही इसमें हार्ट और ब्रेन में जो डैमेज होता है उसका पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ट और ब्रेन का डैमेज पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, आप इसका प्रयोग देख सकते हैं। निर्माण कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए, फोटॉन, फोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा उच्च, ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। कई चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इसमें ऊर्जा क्या होती है, तो कई बार ऑप्शन में उच्च, निम्न और मीडियम अगर ऑप्शन दे देते तो इसे आपको पता होना चाहिए उच्च ऊर्जा होती है। आवृत्ति मैंने आपको लिखा ही दी है, 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य 10⁻12 मीटर होती है। आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, आवेश और द्रव्यमान शून्य होता है। हानिकारक तो बहुत ही खतरनाक हानिकारक होती है, बहुत ही ज्यादा ये हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक होती है। और उपयोग में आपको बता चुका हूं कि कैंसर के इलाज में कैसे करते हैं, तो कैंसर के इलाज में बिना सर्जरी वाला जो कैंसर होता है उसका प्रयोग, उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हार्ट, और ये तीसरा नंबर जो है आपका, हार्ट और ब्रेन के डैमेज को पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो गामा किरणों से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई बहन और साथी संबंधी जो भी हैं, पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको ये वीडियो आप मेरा शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।